एयरफोर्स इज़ नॉट जस्ट अ जॉब जो लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी है। प्लीज़, ये सरकारी नौकरी नहीं है। आपको तैयार किया जा रहा है, सिर्फ वायुसेना नहीं, सेना, नौसेना, थल सेना, आपको इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है और तैयार किया जा रहा है कि अगर वो एक दिन आए जिस दिन आपको परफॉर्म करना पड़े, तो आप उसी तरह परफॉर्म करो जैसे आप ट्रेनिंग में। आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के एनिमी एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आप इजीली टारगेट हो सकते हैं. सो हाउ इज दैट माइंडसेट एट दैट टाइम? तस्वीरें खींचते वक्त हमारा एक कैनबरा विमान था, वो करीब 16 मई को क्षतिग्रस्त होके आया था और उसके एक इंजन में एक सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई थी। तो अब ये तो अंदाज़ा लग गया था कि घुसपैठ में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास आधुनिक हथियार हैं। तो एक चैलेंज ये था कि जो बम गिराने हैं उसके लिए आपको वो टारगेट दिखना चाहिए। अगर वो टारगेट दिखे ही ना तो बहुत मुश्किल होती है। आंखों से देख के निशाना लगाना है और फिर बम गिराना है। और वापस आदमपुर में लैंड करने के बाद आधे घंटे के अंदर 4 फाइटर विमान जिनमें बॉम्ब लगे हुए थे वो लेके वहाँ से गए और फिर उसके ऊपर बम गिराया। तो 16 तारीख को हमारी तरफ से, मतलब मिराजेस की तरफ से पहला सक्सेसफुल अटैक हुआ जिसमें हमें उनका वो जो टारगेट था वो पूरा तहस नहस करने का मौका मिला और सही तरह से बॉम्ब गिरे। हम सब ने कारगिल विजय दिवस अभी अभी मनाया है और आज मेरे साथ हैं कारगिल वॉर के हीरो ग्रुप कैप्टन श्रीपाद टोकीकर जी. वेलकम टू हर हेल्थ टॉक्स. नमस्कार, धन्यवाद। आपकी दो पहचाने हैं. एक तो यू आर द स्पाउस ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रांग वुमेन हु इज अ वर्ल्ड चैंपियन, यस। भावना, एंड यू आर अ वॉर हीरो. यस। तो आप मुझे अपनी कारगिल की जो आपकी सॉर्टीज थी, कैसे ये वॉर शुरू हुआ, आपका क्या पार्टिसिपेशन था, आपको इसके लिए वायुसेना मेडल भी मिला, उसके बारे में बताइए. जी। कारगिल के क्षेत्र में जो घुसपैठ डिटेक्ट हुई वो मई के महीने में हुई और उसके चलते हमारी सेना को ये पता लगा कि शायद कश्मीर के लड़ाके, मतलब जो हमें बताया गया था कि ये कश्मीर के लड़ाके हैं जो उस एरिया को लिबरेट करने के लिए आए हैं। पर जैसे जैसे सेना की ऑपरेशन का प्रोग्रेस हुआ उन्हें पता लगा कि ये लोग एक्चुअली जैसा बताया जा रहा था घुसपैठिए वैसे नहीं थे। हम्म. ये शायद रेगुलर सेना के जवान थे जो ऊंचाइयों पे जाके बैठ गए थे। अब उनकी ऊंचाई पे बैठने की वजह से हमें दिक्कत ये आ रही थी कि हम जब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते थे और वो ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ. तो मुट्ठी भर लोग हमारे बहुत सारे लोगों को हाँ. हाँ. काबू में नहीं, निशाना बना पाते थे। तो इस चक्कर में हुआ ऐसे कि हमारे कई सैनिक घायल होते थे, कई वीरगति को प्राप्त होते थे और तब ये अंदाज़ा लगा कि हमें मतलब सेना को जितने लोग लग रहे हैं उससे कहीं अधिक लोग ऊपर ऊंचाइयों पे बैठे हुए हैं। अब उनको वहाँ से खदेड़ने के दो तीन तरीके थे। एक तो हमारी सेना वहाँ पे चढ़ाई करती जिसमें हमें बहुत क्षति होती, बहुत सारे लोगों को मतलब गोलियां लगती, हम्म. वीरगति को प्राप्त होते। और दूसरा तरीका ये था कि वायुसेना को बोलें कि ऊपर से आप उनके हम्म. ऊपर बम. बम गिराएं या कोई प्रक्षेपास्त्र गिराएं जिससे या तो वो नेस्तनाभूत हो जाएं हम्म. या फिर वो डर के भाग लें। हम्म. तो वायुसेना को इस जंग में मतलब इंडक्ट किया गया मई के आखिरी सप्ताह में, करीब 25-26 मई हम्म. 1999। उससे पहले रेकी, मतलब तस्वीरें खींचते वक्त हमारा एक कैनबरा विमान था, वो करीब 16 मई को क्षतिग्रस्त होके आया था हम्म. और उसके एक इंजन में एक सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई थी। तो अब ये तो अंदाज़ा लग गया था कि घुसपैठ में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास वेपन्स आधुनिक हैं. हाँ. हथियार हैं हाँ. और फिर उन हथियारों से वो हमें निशाना बना सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया था। तो जब वायुसेना को वहाँ भेजा गया इनिशियली तो हमें बताया गया कि ऐसी एक अपोजिंग फोर्स के पास जो वेपन्स हैं उससे आपको क्षति पहुँच सकती है। मैं 7 स्क्वाड्रन में था जो ग्वालियर में बेस्ड है और हमें उसके लिए आदमपुर नाम की जगह जो जलंधर के पास एक एयरबेस है वहाँ पे जाना पड़ा। हम वहाँ पे 28 तारीख को पहुँचे, पर उससे पहले
MiG-27 MiG-21 जो वेस्टर्न एयर कमांड में थे उनको फॉरवर्ड बेस पे आगे भेज के उनसे ऑपरेशन ऑलरेडी चालू हो गया। हाँ, और 26-27 मई को हमारे 3 लॉसेस हुए, 2 फाइटर जहाज और 1 हेलीकॉप्टर। इनको सरफेस टू एयर मिसाइल से निशाना बना के गिरा दिया गया और उसमें से एक तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जो थे उनको प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया था और बाकी स्क्वाड्रन आहूजा और हेलीकॉप्टर के जितने लोग थे वो सब वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये तो बहुत ही क्लियर था कि उनके पास जो हथियार हैं उनसे वो हमको काफ़ी डैमेज कर सकते हैं और जो नुकसान होगा वो बहुत भारी होगा। तो इसके चलते वायुसेना को ये बताया गया था कि आपको उनके मिसाइल रेंज से बाहर रहना है। पहला, आपको बम गिराने हैं एक्यूरेटली, क्योंकि हमारी सेना तब तक काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी थी। तो अब आपका बम अगर ठीक नहीं गिरे तो वो अपनी सेना पे गिरेगा, जो नीचे है। विकल्प ही नहीं, ये हाँ, विकल्प था हाँ, ही नहीं कभी। मतलब ये ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता कि अपनी सेना पे अपना ही बम गिरे। हाँ, तो ये तो इट इज़ नॉट अ ऑप्शन। सो एक्यूरेसी जो चाहिए थी वेपन ड्रॉप की वो भी बहुत हाई थी, और जगह जो चाहिए, मतलब जिस जगह वो बैठे हुए थे वो इतनी छोटी और इतनी बारीक थी कि इट वाज लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन द हेस्टैक, जो हम सुनते हैं। and also the risk because they are armed and they रिस्क have तो very हाँ, modern रिस्क तो weapons. उनके पास वेपन्स हैं जिससे वो आपको मार सकते हैं, वो हाँ, रिस्क तो था ही। उसके साथ 2 और रिस्क थे, आपका बम सही ना गिरे तो नुकसान, और अगर आपको वो सही ना दिखे और आपका बम किसी और ही जगह गिरे तो तो अपने कोई ही फ़ायदा सेना का नहीं। नुकसान। ना अपने हाँ, सैनिक ना उनके सैनिक पर कोई हाँ, फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, तो फिर आप क्या करोगे? तो हमें, अब आप इमेजिन करो, आपसे करीब 25 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ी की चोटी पे कोई बैठा हुआ है, 2-4 सैनिक बैठे हैं, वो इतने छोटे हैं और इतना सूक्ष्म टारगेट है कि आपको उसके उस सतह के 15,000 फीट ऊपर उड़ना है, क्योंकि वो उसका जो मिसाइल है वो आपको 15,000 फीट तक मार सकता है। तो आप 20,000 फीट ऊपर उड़ते हो, 20,000 फीट माने 6 किलोमीटर ऊपर। तो आप जब वायुयान में उड़ते हो 6 किलोमीटर से नीचे आपको कितना दिखता है? सब छोटा छोटा ही दिखता है। अगर मैं आपको बोलूँ लाल रंग की एम्बेसडर जा रही है, उसको निशाना लगाओ, तो आपको ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। तो एक चैलेंज ये था कि जो बम गिराने हैं उसके लिए आपको वो टारगेट दिखना चाहिए। अगर वो टारगेट दिखे ही ना तो बहुत मुश्किल होती है। तो जो फोटोग्राफ्स हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी से आ रहे थे वो ऐसे थे कि आप इमेजिन करो, ये आपका हर हेल्थ टॉक्स है, इसमें से मैंने ये ई का फ़ोटो बड़ा करके आपको दे दिया। आपको पता है ये ई है, पर ये इस फ्रेम में कहाँ आता है? यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कौन से वाले पे है नहीं पता। तो हम उनको वही बता रहे थे कि हमें जो फोटोग्राफ चाहिए वो ऐसे दीजिए कि हमें ले ऑफ द लैंड पता लगे, इस लैंड पे, इस पहाड़ी पे किस जगह है वो। तो वो आने में दिक्कत हो रही थी। तो उसके चलते हमारे इनिशियल जो अटैक्स थे, जो उनके मारक क्षमता से ऊपर रहते हुए किए, उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। हमारी सेना पे नहीं गिरे, कोई क्षति नहीं हुई, पर जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था उनके ऊपर गिरने का वो नहीं मिला। करीब 15 जून को मेरी ही एक सॉर्टी थी जिसमें मैं लेज़र डेजिग्नेटर पॉड करके होता है, उससे आप काफ़ी दूरी से ज़मीन देख सकते हो, और उसमें कैमरा होता है जिसमें काफ़ी मैग्नीफिकेशन होती है, 20x तक ऑप्टिकल मैग्नीफिकेशन होती है। तो आप इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए भी आपको काफ़ी क्लियर दिखता है, पर उससे आप एक छोटा सा एरिया देख सकते हो। तो उसके चलते आपको कई बारी उस एरिया के ऊपर उड़ना पड़ता है ढूंढने के लिए कि यहाँ कुछ है क्या। तो ऐसी एक सॉर्टी में, एक मिशन में 15 जून 1999 को करीब 10 बजे जब हम वापस आए, तब अच्छा उस ज़माने में कैमरा जो आपका फ़ोटो खींचता था, मतलब लेज़र डेजिग्नेटर पॉड, वो कॉकपिट के अंदर एक छोटा सा 5 इंच बाय 5 इंच का डिस्प्ले होता था, उसके ऊपर वो पिक्चर दिखती थी। उसमें आपके पीछे से अगर सूरज की रोशनी है, आप कुछ और कर रहे हो, तो उसमें इतना छोटा वो टारगेट दिखना संभव नहीं था। तो हम नीचे आके एक बड़े 29 इंच का टीवी तब सबसे बड़ा माना जाता था, तो उस पे वो कैसेट टेप जो होता था उसको एक वीसीडी प्लेयर पे डालते थे, 8 mm का कैसेट, उसको वीसीडी प्लेयर पे डालो, उसको प्ले करते थे और उसको कनेक्ट करते थे। तो उस 29 इंच के टीवी पे जब हमने वो कैसेट देखा तब हमें पता लगा कि ये हमें मिल गया है। और फिर उसको वापस से जाके ऊपर हाँ, तो अब वो मिल तो गया था। अब उसके बाद ये था कि ये है कहाँ, क्योंकि हम तो कई जगह उड़ के आए थे। तो फिर उसके बाद उस फिल्म को देखते देखते हमें ये रियलाइज़ हुआ कि किस जगह है एक्चुअली।
अब हमें जो बम गिराने थे उस पे वो विजुअली साइट करने थे, मतलब आँखों से देख के निशाना लगाना है और फिर बम गिराने। तो अगर आँखों से देख के लगाना है तो उस जो आपके पॉड पे नहीं देख निकला है सकते, हाँ। उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपको देखना है कहाँ है। तो 16 तारीख की 15 तारीख को ये हुआ। 15 तारीख को हमारी हायर फॉर्मेशन मतलब वेस्टर्न एयर कमांड में फ़िल्म दिखाई गई। उन्होंने कहा कि इसको आप टारगेट करें। 16 तारीख की सुबह हम सनराइज़ पे, अब हम 2 लोग थे उस 2 सीटर में जिन्होंने देखा था। तो हम 2 लोग 2 अलग विमानों में बैठे और 2 और पायलट हमारे साथ बैठे, तो टोटल 4 हो गए। हम फिर उस एरिया के ऊपर गए और ऊपर से घूमते हुए हमने विजुअली उसको देखा, अच्छा इधर है ये। फिर आसपास की जगह देखी कि कैसे इसको पहचाना जाए। फिर वापस आए और वापस आदमपुर में लैंड करने के बाद आधे घंटे के अंदर 4 फाइटर विमान जिनमें बॉम्ब लगे हुए थे वो फिर लेके वहाँ लेके से गए हाँ। और फिर उसके ऊपर बम गिराया हमने। तो 16 तारीख को हमारी तरफ से मतलब मिराजेस की तरफ से पहला सक्सेसफुल अटैक हुआ जिसमें हमें उनका वो जो टारगेट था वो पूरा तहस नहस करने का मौका मिला और सही तरह से बॉम्ब गिरे। इस टारगेट के पास हमारी सेना के कोई जवान नहीं थे। नॉट विथस्टैंडिंग ये नहीं कि कोई नहीं था तो कहीं भी हाँ, बम बम सारे सही गिरे और विजुअली साइट करने के बाद वो बहुत एक्यूरेटली बम गिरते हैं। तो 16 तारीख को करीब 70 टेंट नुमा स्ट्रक्चर थे हाँ। जिसमें शायद 200 सैनिक होंगे। तो उनके ऊपर बम गिरा के उसको पूरा लेवल कर दिया खत्म गया। कर दिया गया। घर में ऑब्वियसली आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करी होंगी, एंड योर वाइफ वाज कैरिंग एंड शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। हाँ। तो उस समय मैं समझती हूँ कि एयरफोर्स में आपका एक माइंडसेट होता है, एक ट्रेनिंग होती है, बट आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के एनिमी एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आप इजीली टारगेट हो सकते हैं। सो हाउ इज़ दैट माइंडसेट एट दैट टाइम? नहीं देखिए ठीक है मतलब फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यस, कि आपकी वाइफ है, शी इज़ कैरिंग, यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ फैमिली, आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब कोई है आपके राइट, सगे। एग्जैक्टली। सो ये थोड़ा जो आप बोलो एप्रीहेंशन वगैरह वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वायुसेना में ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप रोज़ 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 ट्रेन करते हो उस एक दिन के एक लिए दिन जो के लिए। शायद कभी आए या ना आए। हाँ, आप गायनेक हैं, आप प्रैक्टिस कर करके आपका ऑपरेशन परफेक्ट होना चाहिए। हाँ। क्या आप गलती कर सकती हैं? नहीं। नहीं। मेरा भी वही है। हम्म, बट आपको जो मौका है वो कई बार ही मिलता है, मुझे मौका शायद एक बार मिले। हम्म, तो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको फॉल्टर करने का कोई चॉइस नहीं होता। और दूसरा ये एप्रीहेंशन कि अगर मैं ना रहा या मुझे कुछ हो गया तो इसके लिए आपके जो टैक्टिक्स होते हैं, जैसे अभी हमको पता था कि वो इतनी दूरी तक हमें मार सकते, हम हम्म, उसके ऊपर उड़ रहे थे। तो ये तो पक्का था कि नीचे से तो कोई कुछ कर नहीं हम्म, सकता। पर हाँ, ये हमेशा रहता है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट कि भाई मुझे एक और बारी निशाना लेके, तो उस चक्कर में जो हाँ, कभी आप नीचे चले जाओ तो वो आपको पकड़ सकते हैं, वो कर आपको मार सकते हैं। सकते हैं। तो उसकी सेफ्टी रहते हुए आपकी मतलब फ्लाइंग डिसिप्लिन इतनी हाई होनी चाहिए कि हम्म, आप वो वायलेट ना करो। बाकी बचा सवाल इसको बताने का, तो ऑब्वियसली मैं उसको अगर बताऊं और उसको कुछ टेंशन हो, हम्म, मेंटल एगनी, पेन, जो भी, तो बेहतर होगा कि उसे ना बताया जाए। और उसको मैंने यही बताया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं तो बहुत जूनियर हूँ और वो सीनियर लोग हैं वो सब करते हैं, मैं तो क्या, मैं जाता हूँ थोड़ा इधर ऊपर फ्लाइंग करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो मैंने यही बताया था। एंड शी बिलीव्ड यू apparently. हाँ, बिकॉज देखो उसके पास और कोई इनपुट तो था नहीं। मेरी माँ भी आई थी जब कारगिल के युद्ध में हाँ, मैं चला गया, तो मेरी माँ भी आई और उसकी माँ भी आई और दोनों हाँ, ने उसको मनाने की कोशिश की कि चलो हमारे साथ। एक पूना ले जा रही थी, एक अहमदाबाद। हाँ, ये लड़के दोनों से मना करके मेरे साथ आई आदमपुर। ट्रेन में बैठी, ट्रेन से उतरी, मैं उनको लेने गया। फिर हमारा कोर्समेट था, उसके घर पे हम रुके थे। वो एक अलग किस्सा है कि ये भूल ही गई थी कि प्रेग्नेंट है। अच्छा, वो ट्रेन अभी जलंधर कैंट और जलंधर सिटी दो थे, हम कैंट पे गए थे और मुझे पता था किस डिब्बे में है। अब किस डिब्बे में 72 लोग, सॉरी हम्म, 48 लोग बैठते हैं AC2 के डिब्बे में। जब तक मैं वहाँ तक पहुँचा, और उस ज़माने में मैंने बोला चेन लगा के रखना, ये करना हाँ, होगा, तो सामान वामान सब बंद था। तो मैं पहुँचा, 5 मिनट का हॉल्ट था, 2 AC2 के डिब्बे थे। एक में ढूंढा नहीं है, दूसरे में गया, उसमें मिल गई। जब तक चेन उतारी, सामान निकाला, बाहर पहुँचे, ट्रेन निकल ट्रेन चलने गई। लगी। अब ट्रेन चलने लगी तो इतनी धीमे थी कि मैं तो उतर गया और सामान लेके। जब तक मैं मुड़ के उसको बोलूं कि तू रुक, मैं अगले स्टेशन पे तेरे को, वो भी उतर गई। 4th मंथ प्रेग्नेंट, चलती हुई ट्रेन से उतर गई। और मेरे साथ जो दूसरा ऑफिसर आया था उसने कहा, अरे आप कैसे? तो तब उसने ऐसे, हाय,
तो उसने कहा अब तो हो चुका जो होना है, चलो कुछ नहीं होगा। तो जितने और ऑब्वियसली अब आपका बेटा कितने साल का है? अभी 24 साल का है। 24 साल का है, कुछ नहीं हुआ। हुआ, वो जो उछल के आई, उसके बाद वो बच्चा इतना उछलता था कि हमारे नाक में दम हो जाता था। तो जैसे अभिमन्यु को आधा चक्रव्यूह सुना दिया था, मेरे बच्चे को शायद कूदना सिखाया था, तो कूदता रहता था। आपका अ, भावना इज अ पावर लिफ्टर एंड अ वर्ल्ड चैंपियन पावर लिफ्टर। आई एम श्योर यू गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत लोग तारीफ करते होंगे, पर कुछ लोग ऐसा भी पूछते होंगे कि अरे वो तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा होता है कभी? ऐसा हुआ तो नहीं है, पर हाँ, जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, अरे आप इतनी मदद करते हो, अरे आप इतने अरे भाई, मतलब ये आप नहीं मदद करते हो क्या अपने घर में अपनी वाइफ की? तो हर कोई करता है। मतलब मुझे इसमें कुछ अलग या कुछ जी, स्पेशल या कुछ ऐसा नहीं लगता। आप हम जितने हैं सब अपने परिवार में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम भी करते हैं, एब्सोल्युटली। बच्चे भी करते हैं। यस, उसको सपोर्ट करने का लोग, आपने उसको करने दिया। भाई ये करने दिया का सवाल कहाँ से आया? उसको करना है तो करेगी। करने दिया मतलब उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़े? कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि इतना ज़्यादा जिम करती है, इतने समय घर की तरफ ध्यान दे दे, मेरी तरफ ध्यान दे दे, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं, दे दे? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि उसने जिम करने के चक्कर में ये सब ना किया हो। जिम अपनी जगह है। उसमें उसका मतलब आई शुड से क्रेज़ीनेस इतनी थी कि बीमार हो, ये हो, वो हो, मैं जिम तो जाके आऊँगी। हम्म। वापस आने के बाद घर का काम भी सारा होगा। उसके बाद हालत टाइट हो जाएगी। पर ये इन दोनों में से किसी पे भी ऐसा नहीं है कि मैं ये करूँगी तो वो नहीं करूँगी या वो हाँ, करूँगी तो ये नहीं करूँ। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। तो उसके चलते तो मतलब खैर, व्हाई टू कंप्लेन इफ शी इज़ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। जब मैं नौकरी पे जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो शी मेक्स अप, शी डज़ थिंग्स दैट आई कांट, सो इट इज़ द सेम। सो एब्सोल्युटली। इफ शी इज़ डूइंग समथिंग, तो जैसे जब वो मॉस्को गई, मैं और मेरा छोटा बेटा अकेले थे, सो इट्स ओके। जब मैं बाहर जाता था टेम्परेरी ड्यूटी पे, तो वो बच्चों को अकेले देखती थी। Absolutely, and I think it's a very beautiful example of how you have run a beautiful household, brought up two wonderful kids, और किसी भी एस्पेक्ट पे अपने पेरेंटिंग के, कंपेनियनशिप के, वर्क के कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए यू हैव रीच्ड दिस स्टेज. नाउ यू विल बी स्टेपिंग इनटू अ सिविलियन लाइफ. यस, So, do you think it's going to be different, exciting? या इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज अब तक जो था, देखिए, वायुसेना में कार्यरत रहते हुए आपकी वर्किंग मोरलेस फिक्स्ड होती है, चाहे आप दिन में फ्लाई कर रहे हो, रात को फ्लाई कर रहे हो, बट वो आपकी जनरली सर्काडियन रिदम जो आप बोलते हो उसमें मैच करता है। आप सुबह जाते हो, शायद दोपहर शाम को आ जाते हो, रात को जाते हो, लेट नाइट आ जाते हो, नींद जो है वो आपकी सर्काडियन रिदम के हिसाब से बराबर होती होती है है। जी. रात को सोते हो या शायद दिन में हाँ. सोते हो। अभी मैंने एक एयरलाइन ज्वाइन की है, इसमें काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो इसमें 13 आवर्स टू 14 आवर्स की शिफ्ट रहती है। वो दिन के कोई भी 13 या 14 हाँ. घंटे हो सकते हैं। आप इमेजिन करो, आप रात को 11 बजे गए हो और आपकी 14 घंटे की शिफ्ट, अगले 13 घंटे की शिफ्ट अगले दिन दोपहर 12 बजे ख़त्म हुई। अब उसके बाद आपके पास अनदर 12 आवर्स हैं, पर वो जो नींद आपको रात को मिलती है वो तो वो बिल्कुल अलग नहीं है. मिलेगी, हाँ. क्योंकि आपका पूरा बॉडी क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो गया. डिस्टर्ब हो जाएगा। सो प्लस इट हो इज़, सकता है आप टाइम जोन्स के अलोंग वो तो बाद क्रॉस में कर रहे हैं आएगा कि अगर टाइम जोन्स इंटरनेशनल आप के. जब क्रॉस कर, नहीं, उतनी सेफ्टी रहती है कि हाँ. अगर आप टाइम जोन क्रॉस कर रहे हो तो आपको उतना ब्रेक दिया जाता है कि आपकी ओके. बॉडी एडजस्ट करे वो जेट लैग। हाँ. बट ये जो लोकल वाले होते हैं जिसमें आपका टाइम जोन नहीं चेंज हो रहा है, टाइम जोन नहीं हो रहा भाई, आपका बॉडी क्लॉक तो हो रहा है। जब करेक्ट. सूरज उठा हुआ है तब आप सोने की कोशिश कर रहे हो, जब सूरज ढल चुका है, रात सोने का टाइम है, तब आप फ्लाइंग कर रहे हो। हाँ. तो ये थोड़ा मिसअलाइनमेंट होता है, बट जब कार्यशैली ऐसी है तो उसमें एडजस्ट करना करना ही ज़रूरी है। पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एयरफोर्स लाइफ, अब विल यू मिस देम नाउ दैट? Yeah, definitely. Air Force life, I mean, Air Force is not just a job. जो लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी है, प्लीज़ ये सरकारी नौकरी नहीं है। आपको तैयार किया जा रहा है किसी भी वायुसेना, मतलब सिर्फ वायुसेना नहीं, सेना, नौसेना, थल सेना, आपको इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है और तैयार किया जा रहा है कि अगर वो एक दिन आए जिस दिन आपको परफॉर्म करना पड़े, तो आप उसी तरह परफॉर्म करो जैसे आप ट्रेनिंग में करते हो। राइट. सो कई लोगों को ये लगता है कि जस्ट अनदर गवर्नमेंट जॉब, प्लीज़, इट इज़ नॉट जस्ट अनदर गवर्नमेंट जॉब, इट इज़ वेरी डिफरेंट।
हाउ इज इट डिफरेंट? आप इमेजिन करो, आप जैसे अभी ऑफिसर कैडेट जो ऑफिसर बनते हैं, 21-22 साल का लड़का है, लड़का ही बोलो, ऑफिसर कमीशन हो गया है, उसके कंधे पे सितारे लगे हुए हैं। कल को अगर लड़ाई हो जाती है, अब नॉट अ वॉर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, इंसर्जेंस को आपको डील करना है, वो 22-23 साल का लड़का जो है वो अपने पीछे 20 लोगों को लेके जाएगा कि इस पे हम, क्योंकि उसको सारा सिखाया गया है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, वो जो भी शायद 4-5 जितने भी आतंकी हैं उनको कैप्चर करना है, न्यूट्रलाइज करना है। मैं ये मतलब लेट्स लीव द किलिंग पार्ट आउट ऑफ इट, दे हैव टू बी न्यूट्रलाइज्ड। सो उन्हें आपको इनफेक्टिव करना है। उसके लिए कई तरीके हैं, कौन सा तरीका अपनाया जाता है ये छोड़ देते हैं, पर वो 20-22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का अपने पीछे 20 लोगों को लेके जा रहा है। ऐसी किस अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल किस सकती 23 शायद। साल के लड़के हाँ। को आप सिविल स्ट्रीट में बोलोगे कि वो पीछे 20 लोगों को लेके जाए, और वो 20 लोग भी नाक, मतलब नाक की सीध में आंखें बंद करके उसके ऑर्डर्स को इशारों पे फॉलो काम करें। करें और उसके डिसीजंस को ट्रस्ट करें। राइट। सो आपके एब्सोल्युटली। पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी जान की नहीं है, उनकी भी है ना, जो आपके साथ बैठे हुए हैं। मतलब वो ब्लाइंडली आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जान तक नहीं सीमित है। एब्सोल्युटली। If you had to describe your wife in a few words, how would you describe her? फैब्यूलस, वन वर्ड, What is it that makes her a world champion? हर ग्रिट ऑफ नॉट गिविंग अप। Mhm. So she started when she had a severe skin issue, and उसकी वजह से उसको स्टेरॉइड्स दिए, उसको एंटी मतलब हिस्टामिन्स दिए, जिससे लेथार्जी आ जाती है। स्टेरॉइड से आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी मतलब फूड क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। सो इस सारे के चलते एक समय तो ऐसा था कि उन्हें इतने लीजन्स थे बॉडी पे और इतने फोड़े और फुंसियाँ हो रखी थी कि कुछ भी पहनो, आप चाहे मतलब गाउन ही पहनो, तो इतना ओजिंग आउट होता था कि वो गाउन चिपक जाता था और ऐसे डॉट 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 दिखते थे। तो जब उसको आप उतारो तो वो सारी खपलियाँ खींच के, निकल। मतलब लाइक स्कैब्स, हाँ। चिकन पॉक्स में स्टैंडर्ड होता है, तो स्कैब सारी खींचती थी और उसकी वजह से बहुत मेंटल एगनी होती थी। तो अब वो घर में बैठे यही सोचती रहे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। उससे हट के उसने कहा कि मैं बाहर जाके कुछ ऐसा करती हूँ जिससे मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो, इससे इन नेगेटिविटी से डाइवर्ट हो के मैं कुछ और करूँ, उतने समय के लिए मैं इसके बारे में ना सोचूं। दैट इट सेल्फ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। सो वैसे उन्होंने शुरू किया, और शुरू करने के बाद वो स्पोर्ट्समैन रह चुकी हैं, स्कूल में टीटी वगैरह खेला है। तो वो जिम जाने के बाद पहले तो वो केवल ट्रेडमिल पे रन करती थी। तो एक दिन एक ट्रेनर ने कहा, मैडम आप ये थोड़ा आजमाइए, इधर भी आइए। तो शायद उसमें मतलब उनमें उस ट्रेनर ने कोई लगन देखी कि मतलब इतनी डेडिकेटेडली आती है। कई लेडीज़ आती थी, पर उसने इसको बोला कि आप आइए और ये कोशिश कीजिए। पहले तो इसने बोला, नैना मैं वज़न ना उठाऊं, इससे कुछ हो जाए, मेरी पीठ में दर्द होने लगे, हड्डियां टूट जाएं, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। तो उसको बोला, मैडम ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आइए, मैं आपको सिखाता हूँ। तो उसके बाद जब उसने शुरू किया तो उसने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो आती थी, इतनी खुश लगती थी वापस आने के बाद कि वो तो पता लग ही गया था कि अब ये जो है इसको चस्का लग गया है। चस्का लग गया। सो उस तरह उसका शुरू हुआ, और इट डिडंट स्टार्ट विद कि कोई स्पर्धा में पार्ट लेना है या कुछ। इट जस्ट स्टार्टेड बिकॉज शी लाइक्ड इट। वो तो बाद में हुआ कि अच्छा इसकी कोई कंपटीशन भी होती है, क्योंकि जनरली आप ओलंपिक्स में देखो, अभी 35 वगैरह में धोनी, 38 में सब रिटायर हो जाते रिटायर हैं हो जाते हैं। प्रोफेशनल हाँ। गेम्स में से। राइट। अभी एक लेडी हैं जो चिली की, चाइनीज़ लेडी हैं, 58 साल की उम्र में चिली से टेबल टेनिस में पार्ट ले रही हाँ। हैं इन ओलंपिक्स। इन ओलंपिक्स शी इज क्वालिफाइड। यस शी इज़ यस यस। क्वालिफाइड। हाँ चाइना की हैं, चाइना से कोशिश की, हाँ वहाँ हाँ से हाँ। नहीं हुआ, चिली फिर माइग्रेट हाँ कर हाँ। गई। चिली में ड्यूरिंग कोविड शी स्टार्टेड प्लेइंग, दैट्स हाउ शी रीच्ड मतलब व्हाटएवर डिस्ट्रिक्ट, हाँ। स्टेट, नेशनल लेवल, एंड नाउ एट नाउ द शी इज एज ऑफ रिप्रेजेंट। 58 शी इज़ अ ओलंपियन फ्रॉम चिली। Absolutely. And I think more than anything else, your life and Bhavna's life, it just reiterates what I always say, that anything is possible. बिल्कुल। So thank you so much. It was so wonderful having you.
और आप सबको भी मज़ा आ गया होगा सुनकर। एक सोल्जर की कहानी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन की कहानी और उसके साथ में उतनी ही शिद्दत से साथ देने वाले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हस्बैंड की। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ दिस लेटर। थैंक्स।